नमस्ते। आज हम भारत की कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण समितियों और आयोगों की दुनिया में एक गहरी पड़ताल करने वाले हैं। जी। ये सिर्फ आप समझें किताबी नाम नहीं है। ये वो ताकतें हैं जिन्होंने आज़ादी के बाद से भारत की पॉलिसीज, गवर्नेंस और समाज को गढ़ने में बड़ी भूमिका निभाई है। बिल्कुल सही। और हाँ, अक्सर परीक्षाओं में इन पर सवाल बनते हैं, तो आज की ये चर्चा न सिर्फ जानकारी बढ़ाएगी, बल्कि चीज़ों को समझने का एक ज़रूरी नज़रिया भी देगी। बिल्कुल। किसी भी लोकतंत्र में ऐसी समितियां और आयोग बहुत जरूरी होते हैं। ये एक तरीका है जटिल मुद्दों की तह तक जाने का, फैक्ट्स चेक करने का, सलाह देने का और नीतियों को रिव्यू करने का भी। सरकार को सही फैसले लेने में इससे मदद मिलती है। तो ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं इस दिलचस्प सफ़र को। सबसे पहले बात करते हैं आज़ादी के फौरन बाद के एक बड़े मुद्दे की, राज्यों का पुनर्गठन। 1948 में एस.के. धर आयोग बना। इसका मुख्य काम क्या था? हाँ, धर आयोग। देखिए, आजादी मिली तो ये सवाल उठा कि भाई राज्यों की सीमाएं कैसे तय हों, क्या भाषा के आधार पर राज्य बने। ये बड़ा सवाल था। जी। तो एस.के. धर जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज थे, उनकी अध्यक्षता में ये आयोग बना। लेकिन उस समय देश विभाजन से गुजरा था, माहौल थोड़ा अलग था। हाँ, एकता सबसे जरूरी थी शायद। बिल्कुल। तो आयोग ने कहा कि राष्ट्रीय एकता और प्रशासनिक सुविधा ज्यादा जरूरी है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन अभी ठीक नहीं है। उन्होंने इसे खारिज कर दिया। अच्छा, और इसके तुरंत बाद फिर वो जेवीपी समिति भी आ गई है ना? हाँ, धर आयोग की रिपोर्ट आई और फिर 1948 में ही जयपुर कांग्रेस अधिवेशन हुआ। उसमें ये जेवीपी समिति बनी। जेवीपी यानी जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। बात ही दोहराई। कहा कि हाँ, सिद्धांत ठीक है भाषा का, पर अभी देश की एकता, सुरक्षा ज्यादा जरूरी है। इसे अभी लागू करना सही नहीं होगा। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। 1953 में फजल अली आयोग आया और यहां से चीजें बदली। रिपोर्ट 1955 में आई और 1956 में इस पर अमल हुआ। हाँ, ये एक टर्निंग पॉइंट था। फजल अली आयोग, इसमें के.एम. पनिकर और एच.एन. कुंजरू भी थे। इन्होंने धर और जेवीपी समिति से थोड़ा अलग सोचा। क्या अलग सोचा? इन्होंने माना कि हाँ, भाषा सिर्फ प्रशासन की बात नहीं है, ये लोगों की पहचान, उनकी भागीदारी से भी जुड़ी है। इसे एकदम नजरअंदाज नहीं कर सकते। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि एक भाषा एक राज्य नहीं चलेगा। अच्छा। पर हाँ, राज्यों को बनाते समय भाषा एक मुख्य आधार हो सकता है, ये उन्होंने सिफारिश की। और इसी की सिफारिश पर 1956 का वो प्रसिद्ध राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना, जिसने भारत का नक्शा ही बदल दिया काफी हद तक। बिल्कुल। उसी अधिनियम से शुरुआत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। आंध्र प्रदेश पहला राज्य था जो मुख्य रूप से भाषा के आधार पे बना। फिर केरल, कर्नाटक जो तब मैसूर था, ये सब बने। तो फजल अली आयोग की सिफारिशें बहुत अहम थीं, भारत के फेडरल स्ट्रक्चर के लिए भी और अलग-अलग भाषाई समूहों की पहचान को मान्यता देने के लिए भी। तो ये तो हुई राज्यों की बात। अब थोड़ा पीछे चलते हैं, आजादी से भी पहले देखते हैं हमारी आर्थिक संस्थाओं की नींव कैसे पड़ी। 1926 का हिल्टन यंग आयोग, ये क्यों महत्वपूर्ण है? हाँ, हिल्टन यंग आयोग, इसका ऑफिशियल नाम था रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। जी। ब्रिटिश सरकार ने बनाया था इसे। भारत की जो मुद्रा प्रणाली थी, फाइनेंशियल सिस्टम था, उसकी जांच करने के लिए। उस वक्त सिस्टम थोड़ा बिखरा हुआ था। एक सेंट्रल रेगुलेटर की कमी महसूस हो रही थी। और इसकी सबसे बड़ी देन क्या थी? सबसे अहम सिफारिश शायद भारतीय रिजर्व बैंक। एकदम सही। इसी हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर 1934 में आरबीआई एक्ट पास हुआ और फिर 1 अप्रैल 1935 से आरबीआई ने काम करना शुरू किया। अच्छा। और ये जानना भी रोचक है कि पहले गवर्नर थे सर ऑस्मान स्मिथ, एक ब्रिटिश बैंकर, और पहले भारतीय गवर्नर बने सीडी देशमुख, जो बाद में वित्त मंत्री भी बने। जी हाँ। तो इस आयोग ने भारत के सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम की नींव रखी, जो आज भी हमारी इकोनॉमी के लिए कितना जरूरी है, हम सब जानते हैं। बिल्कुल। तो ये तो आरबीआई की कहानी हुई। अब जरा तेज छलांग लगाते हैं और आते हैं 1991 के दौर में। भारत के लिए बड़े आर्थिक बदलाव का साल था वो। उदारीकरण, लिबरलाइजेशन। इसी माहौल में नरसिम्हन समिति 1 बनी। फोकस बैंकिंग सेक्टर पर था। हाँ, 1991 का साल। भारत एक बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा था, बड़े सुधारों की जरूरत थी। तो एम नरसिम्हन, जो आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे, उनकी अध्यक्षता में ये समिति बनी।
काम था पूरी फाइनेंशियल सिस्टम, खासकर बैंकिंग सेक्टर को रिव्यू करना और सुधार सुझाना। उस समय बैंकों की क्या हालत थी, क्या दिक्कतें थी? कई दिक्कतें थीं। एक बड़ी समस्या थी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी एनपीए का बढ़ना। एनपीए मतलब वो लोन जिनकी वापसी मुश्किल लग रही थी। बिल्कुल, ये बैंकों की सेहत के लिए बहुत बड़ा खतरा था। दूसरा, बैंकों के पास रिस्क से निपटने के लिए पर्याप्त पूंजी नहीं थी, जिसे कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स कहते हैं। तो नरसिम्हन समिति ने बड़े अहम सुझाव दिए, जैसे एनपीए के लिए कड़े नियम बनाओ, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से कैपिटल एडिक्वेसी रखो, बैंकों के मर्जर का भी सुझाव दिया, और सबसे महत्वपूर्ण, नए प्राइवेट बैंकों को लाइसेंस देने का रास्ता खोला। अच्छा, यानी सरकारी बैंकों का जो एक तरह से एकाधिकार था, उसे चुनौती मिली, कंपटीशन बढ़ा। निश्चित रूप से नए प्राइवेट बैंक आए, ग्राहकों को बेहतर सर्विस मिली, एफिशिएंसी बढ़ी। नरसिम्हन समिति 1 ने भारत के बैंकिंग सेक्टर के मॉडर्नाइजेशन की नींव रखी। बाद में 1998 में नरसिम्हन समिति 2 भी बनी, जिसने इन सुधारों को और आगे बढ़ाया। और 1991 में ही आर्थिक सुधारों से जुड़ी एक और समिति का नाम आता है राजा चलैया समिति। इसका फोकस टैक्स रिफॉर्म्स पर था, है ना? सही कहा। नरसिम्हन समिति फाइनेंशियल सेक्टर देख रही थी, तो राजा चलैया समिति का काम था भारत के टैक्स सिस्टम को सुधारना, जो उस समय बहुत कॉम्प्लेक्स था और पुराना भी पड़ गया था। डायरेक्ट टैक्स जैसे इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स जैसे एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, इन सब की दरें बहुत ज्यादा थीं और पूरा स्ट्रक्चर बहुत पेचीदा था। तो इसने क्या सुझाव दिए? चलैया समिति ने कहा कि टैक्स रेट कम करो, टैक्स बेस बढ़ाओ, मतलब ज्यादा लोगों और चीजों को टैक्स के दायरे में लाओ, और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को सिंपल और ट्रांसपेरेंट बनाओ। अच्छा। एक बहुत अहम बात, इसने एक यूनिफाइड इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम की तरफ सोचने का आधार रखा, जो आगे चलकर जीएसटी के रूप में हमारे सामने आया। 1993 में इसकी रिपोर्ट आई और इसने भारत में टैक्स सुधारों की एक लंबी प्रक्रिया शुरू की। चलिए, आर्थिक सुधारों से अब सामाजिक न्याय के एक बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण मुद्दे पर आते हैं, आरक्षण। इस कड़ी में पहला नाम आता है काका कालेलकर आयोग का। 1953 में बना, इसे पहला पिछड़ा वर्ग आयोग भी कहते हैं। हाँ, संविधान का अनुच्छेद 340 है, जो राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि वो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों एससीबीज की पहचान करने और उनकी स्थिति सुधारने के लिए आयोग बना सकते हैं। जी। तो काका कालेलकर की अध्यक्षता में ये पहला ऐसा आयोग था। काम था कि पिछड़ेपन के क्राइटेरिया तय करे और ऐसे वर्गों की लिस्ट बनाए। क्या इसकी सिफारिशें लागू हो पाईं? आयोग ने 1955 में रिपोर्ट तो दे दी, आरक्षण की सिफारिश भी की, लेकिन आयोग के सदस्यों में ही पिछड़ेपन के आधार को लेकर काफी मतभेद थे, तो सरकार ने अंततः इसकी रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया। अच्छा। पर हाँ, इसने पिछड़े वर्गों के मुद्दे को नेशनल एजेंडा पर जरूर ला दिया और आगे जो मंडल आयोग बना, उसके लिए एक तरह से जमीन तैयार की। और फिर आया मंडल आयोग। गठन 1979 में मोरारजी देसाई सरकार ने किया। बीपी मंडल अध्यक्ष थे। ये शायद भारत के सबसे चर्चित आयोगों में से एक है। निश्चित रूप से इसे दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग कहते हैं। काम वही था, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए क्राइटेरिया बनाना, उनकी आबादी का अंदाजा लगाना और उनकी तरक्की के लिए सिफारिशें देना। रिपोर्ट 1980 में आई। और इसकी सबसे मशहूर सिफारिश, सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्गों यानी ओबीसी के लिए 27% आरक्षण। हाँ, ये इसकी सबसे प्रमुख और बाद में सबसे ज्यादा बहस वाली सिफारिश बनी। आयोग का अनुमान था कि ओबीसी देश की आबादी का करीब 52% है, तो मौजूदा एससी/एसटी आरक्षण जो 22.5% था और कानूनी सीमाओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 27% आरक्षण का सुझाव दिया। फिर 1990 में जब वीरपी सिंह सरकार ने इसे लागू करने का फैसला किया, तो भारतीय राजनीति और समाज में एक बड़ा उथल-पुथल हुआ। थोड़ा रुककर तटस्थता से इस फैसले के पक्ष और विपक्ष में देश भर में बहुत तीखी प्रतिक्रियाएं हुई और इसने भारतीय राजनीति की दिशा ही बदल दी। मंडल आरक्षण लागू होने के बाद एक और शब्द बहुत सुनने में आया, क्रीमी लेयर। बिल्कुल। इसी को लेकर 1993 में रामानंदन समिति बनी थी। बिल्कुल। जब सुप्रीम कोर्ट ने मंडल आरक्षण को संवैधानिक माना, इंदिरा साहनी केस 1992 में, तो कोर्ट ने साथ में ये भी कहा कि ओबीसी समुदाय में जो लोग सामाजिक और आर्थिक रूप से आगे बढ़ चुके हैं, जिन्हें क्रीमी लेयर कहा गया,
उन्हें आरक्षण का फायदा नहीं मिलना चाहिए। अच्छा, ताकि लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचे। जी, तो रामानंदन समिति इसी क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए मानदंड यानी क्राइटेरिया तय करने के लिए बनी थी। क्या क्राइटेरिया सुझाया इसने? समिति ने आय, सरकारी पद, व्यवसाय, इन सब के आधार पर कुछ क्राइटेरिया सुझाए, जैसे एक निश्चित सालाना आय से ज्यादा कमाने वाले। जैसे आजकल शायद 8 लाख की सीमा है, ये बदलती रहती है। उनके बच्चों को ओबीसी आरक्षण के दायरे से बाहर रखने की सिफारिश की। इसका मकसद यही था कि ये आरक्षण का लाभ उन पिछड़े वर्गों तक पहुंचे जिन्हें वाकई इसकी जरूरत है। सामाजिक न्याय से अब थोड़ा शासन और प्रशासनिक सुधारों की तरफ चलते हैं। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी पंचायती राज की जब बात आती है तो बलवंत राय मेहता समिति 1957 का नाम सबसे पहले जहन में आता है। हाँ, ये समिति पंचायती राज की नींव मानी जाती है भारत में। इसका गठन असल में हुआ था 1952 के कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम और 1953 की नेशनल एक्सटेंशन सर्विस के कामकाज को रिव्यू करने के लिए। अच्छा। समिति ने पाया कि ये प्रोग्राम इसलिए सफल नहीं हो रहे क्योंकि इनमें लोकल लोगों की भागीदारी नहीं थी, सब कुछ ऊपर से तय हो रहा था। तो समाधान क्या था? समाधान था लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, यानी शासन की ताकत और जिम्मेदारी सही मायनों में लोकल लेवल पर लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों को दो। इसी सिद्धांत पर समिति ने भारत में 3 स्तरीय मतलब 3 टियर पंचायती राज सिस्टम की सिफारिश की। गांव लेवल पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति और जिला लेवल पर जिला परिषद। ये जमीनी लोकतंत्र की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था। फिर इसी विषय पे करीब 20 साल बाद 1977 में जनता पार्टी सरकार ने अशोक मेहता समिति बनाई। इसने बलवंत राय मेहता समिति से कुछ अलग कहा क्या? हाँ, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज को और मजबूत बनाने के लिए सुझाव दिए। इसने 3 की जगह 2 स्तरीय मतलब 2 टियर सिस्टम का सुझाव दिया। जिला स्तर पर जिला परिषद और उसके नीचे करीब 15-20 हजार की आबादी वाले गांवों को मिलाकर एक मंडल पंचायत। अच्छा, थोड़ा अलग था। जी, इसने पंचायतों को टैक्स लगाने का अधिकार देने की भी बात कही और राज्यों से कहा कि नियमित चुनाव कराएं। हालांकि जनता पार्टी सरकार ज्यादा टिक नहीं पाई तो इसकी कई सिफारिशें लागू नहीं हो सकी, पर इसने पंचायती राज सुधारों पर बहस को आगे बढ़ाया। अब एक और बहुत ही महत्वपूर्ण एरिया, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध। ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स मुद्दा है। इस पर 1983 में सरकारिया आयोग बना। अध्यक्ष थे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज आर.एस. सरकारिया। हाँ, ये आयोग भारत के फेडरल स्ट्रक्चर के लिए बहुत अहम था। देखिए, आज़ादी के बाद से ही केंद्र और राज्यों के बीच कभी शक्तियों को लेकर, कभी फाइनेंस को लेकर, कभी एडमिनिस्ट्रेटिव मामलों पर तनाव और मतभेद रहे हैं। जी, तो सरकारिया आयोग का काम था इन्हीं संबंधों को पूरी तरह से समीक्षा करना और उन्हें बेहतर बनाने के लिए सुझाव देना। किन मुख्य बातों पर जोर दिया इसने? आयोग ने सहकारी संघवाद यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना पर बहुत जोर दिया कि केंद्र और राज्य मिलकर काम करें, टकराव से बचें। इसने करीब 247 सिफारिशें दी। कुछ मुख्य थीं: राज्यपालों की नियुक्ति निष्पक्ष हो, वे राज्यों की राजनीति में दखल न दें, अनुच्छेद 356 यानी राष्ट्रपति शासन का इस्तेमाल बहुत ही संयम से आखिरी उपाय के तौर पर हो और केंद्र राज्य संबंधों पर बातचीत के लिए इंटर स्टेट काउंसिल को मजबूत किया जाए, सक्रिय बनाया जाए। इसकी सिफारिशें आज भी प्रासंगिक हैं। बिल्कुल, आज भी जब केंद्र राज्य संबंधों पर बात होती है तो सरकारिया आयोग का जिक्र जरूर आता है। इसने बाद में बने पुंछी आयोग 2007 के लिए भी आधार तैयार किया। शासन में एक और बड़ी चुनौती रही है भ्रष्टाचार। इससे निपटने के लिए 1962 में के संथानम की अध्यक्षता में एक समिति बनी थी। सुना है इसकी पहल तत्कालीन गृह मंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने की थी। ये जानकारी बिल्कुल सही है। संथानम समिति बनी ही इसलिए थी कि सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार के कारण क्या है इसका पता लगाया जाए और इसे रोकने के लिए असरदार उपाय सुझाए जाएं। 1964 में इसने अपनी रिपोर्ट दी और इसकी सिफारिशें बहुत प्रभावशाली रहीं। जैसे कि केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC का गठन। बिल्कुल, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन CVC, जो आज भ्रष्टाचार पर नजर रखने वाली टॉप बॉडी है, उसका गठन संथानम समिति की सिफारिश पर ही 1964 में हुआ था। अच्छा। इतना ही नहीं, 1963 में जो CBI बनी थी उसे और मजबूत बनाने में भी इसकी सिफारिशों का योगदान रहा। इसने पहली बार भारत में भ्रष्टाचार को एक बड़ी समस्या के रूप में ठीक से पहचाना और उससे निपटने के लिए एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की जरूरत बताई। अब आते हैं स्वर्ण सिंह समिति 1976 पर।
इसका नाम तो सीधे सीधे संविधान में मौलिक कर्तव्यों यानी फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ने से जुड़ा है, और ये इमरजेंसी के दौरान बनी थी। हाँ, 1975-77 का दौर था। तब ये महसूस किया गया कि नागरिकों को सिर्फ अपने अधिकारों के बारे में ही नहीं सोचना चाहिए, देश के प्रति उनके कुछ कर्तव्य भी होने चाहिए जिनके प्रति वे जागरूक हों। तो सरदार स्वर्ण सिंह, जो उस समय विदेश मंत्री थे, उनकी अध्यक्षता में ये समिति बनी। काम था कि क्या संविधान में मौलिक कर्तव्य शामिल किए जाएं, और अगर हाँ, तो कौन-कौन से। समिति ने कितने सुझाए थे और कितने जोड़े गए? समिति ने असल में 8 मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की थी। एक दिलचस्प बात यह है कि समिति ने टैक्स देना भी एक मौलिक कर्तव्य बनाने को कहा था, जिसे सरकार ने नहीं माना। अच्छा। अंत में सरकार ने 1976 में 42वें संविधान संशोधन से 10 मौलिक कर्तव्यों को संविधान के भाग 4A अनुच्छेद 51A के तहत शामिल किया। 11वां मौलिक कर्तव्य बाद में 2002 में 86वें संशोधन से जोड़ा गया, जो 6 से 14 साल के बच्चों की शिक्षा से जुड़ा है। तो इसने नागरिकता में अधिकारों के साथ जिम्मेदारियों का पहलू भी जोड़ा। जी हाँ। अब कुछ ऐसी समितियों को देखते हैं जो खास घटनाओं या मुद्दों की जांच के लिए बनी थी। 1977 में शाह आयोग बना, ये काफी चर्चा में रहा था। हाँ, जनता पार्टी सरकार सत्ता में आई तो उन्होंने 1975-77 की इमरजेंसी के दौरान जो कथित ज्यादतियां हुई, सत्ता का दुरुपयोग हुआ, अनियमितताएं हुई, उनकी जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस J.C. शाह की अध्यक्षता में यह आयोग बनाया। इसने जांच की और रिपोर्ट दी। जी, आयोग ने उस 2.5 साल के दौरान हुई घटनाओं जैसे गिरफ्तारियां, प्रेस सेंसरशिप वगैरह की विस्तार से जांच की और सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें निष्कर्ष और कुछ सिफारिशें थीं। थोड़ा आगे आते हैं। 2010 में B.N. श्रीकृष्ण समिति, इसका ताल्लुक किस बड़े मुद्दे से था? इसका गठन हुआ था आंध्र प्रदेश में। वहां अलग तेलंगाना राज्य बनाने की मांग को लेकर बहुत जोरदार आंदोलन चल रहा था। हाँ, काफी लंबा आंदोलन था वो। जी, तो केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस B.N. श्रीकृष्ण की अध्यक्षता में ये समिति बनाई ताकि इस जटिल मुद्दे को समझा जा सके, सभी पक्षों से बात की जा सके और आगे का रास्ता सुझाया जा सके। समिति ने कई विकल्पों पर विचार किया, अपनी रिपोर्ट दी और उसी के आधार पर आगे चलकर 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। अब 28 राज्य हैं। हाँ। और हाल के सालों की एक बहुत ही दुखद घटना 2012 का दिल्ली गैंग रेप केस, जिसे निर्भया केस के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जस्टिस वर्मा समिति बहुत तेजी से बनी थी। हाँ, दिसंबर 2012 की वो घटना बहुत भयावह थी, जिसने पूरे देश को हिला दिया था। महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा और मौजूदा कानूनों की कमी पर गंभीर सवाल उठे थे। जबरदस्त जन आक्रोश था। जी, बहुत ज्यादा। उसी के बीच सरकार ने बहुत तेजी दिखाते हुए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस J.S. वर्मा की अध्यक्षता में एक समिति बनाई। काम दिया गया कि सिर्फ 30 दिन के अंदर यौन अपराधों से जुड़े कानूनों की समीक्षा करें और उन्हें सख्त और प्रभावी बनाने के लिए सुझाव दें। और इसने बहुत तेजी से काम किया भी। बिल्कुल। जस्टिस वर्मा समिति ने रिकॉर्ड टाइम में एक्सपर्ट से, महिला संगठनों से, आम लोगों से सुझाव लिए और एक बहुत अच्छी विस्तृत रिपोर्ट दी। इसी के सिफारिशों के आधार पर क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 पास हुआ, जिसने रेप, सेक्सुअल हरासमेंट, एसिड अटैक जैसे अपराधों से जुड़े कानूनों में कई अहम और कड़े बदलाव किए। ये दिखाता है कि कैसे जन दबाव और एक समर्पित समिति मिलकर कानूनी सुधार ला सकती हैं। तो हमने आज आजादी के बाद से लेकर हाल तक की कई महत्वपूर्ण समितियों और आयोगों की एक यात्रा की। राज्यों की सीमाओं से लेकर अर्थव्यवस्था, सामाजिक न्याय, शासन, भ्रष्टाचार, नागरिक कर्तव्य, शायद ही कोई ऐसा पहलू हो जिसे इन समितियों ने छुआ ना हो। बिल्कुल। ये सिर्फ रिपोर्टें नहीं है, जैसा हमने शुरू में कहा था। ये भारत के बनने की कहानी के बहुत जरूरी पड़ाव हैं। आपने एकदम सही कहा। ये समितियां और आयोग दिखाते हैं कि कैसे एक लोकतंत्र मुश्किल चुनौतियों का सामना करता है, अलग-अलग विचारों को सुनता है, एक्सपर्ट नॉलेज का इस्तेमाल करता है और आम सहमति बनाने की कोशिश करता है। हाँ। की जरूरत आज भी उतनी ही है, क्योंकि नए मुद्दे आते रहते हैं, पुराने मुद्दों पर नए नजरिए की जरूरत पड़ती है। और आज की इस चर्चा को खत्म करते हुए हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जैसे इन समितियों ने अतीत की जरूरतों और संकटों का हल निकालने की कोशिश की, क्या आज के भारत में ऐसे कोई मौजूदा मुद्दे हैं
जिनके लिए आपको लगता है कि एक समर्पित, गहराई से जांच करने वाले आयोग या समिति की सख्त जरूरत है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, सोचने लायक। उम्मीद है आपको हमारी आज की एक गहरी और जानकारी से भरी चर्चा पसंद आई होगी। और हाँ, जैसा हमने शुरू में कहा था, ये विषय परीक्षाओं के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण है। जी हाँ। तो ऐसी ही और ज्ञान बढ़ाने वाली चर्चाओं से जुड़े रहने के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। धन्यवाद।